बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब आप सबके पास डिजिटल रुपया होगा। आप में से बहुत लोगों के मन में कसक रह गई होगी कि क्रिप्टो करेंसी ये जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट है, काश ये हम लोगों के पास भी होती। हालांकि जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी के जो प्राइजेस है वो मार्केट में गिर रहे हैं, तो अब उतना क्रेज नहीं रह गया है क्रिप्टो करेंसी का, लेकिन फिर भी ट्रेंड के साथ चलने का हम लोगों का एक साइकोलॉजिकल नेचर होता है। तो आपका ये जो सपना था कि काश हम भी एक क्रिप्टो करेंसी अपने पास रख पाते, वो शायद पूरा हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई की तरफ से डिजिटल रुपी को लॉन्च कर दिया गया है। जी आप सही सुन रहे हैं, बहुत एक इंटरेस्टिंग सी ये न्यूज़ है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी होलसेल लेवल के लिए पायलट 20 प्रोजेक्ट के आधार पर जो डिजिटल रुपया है या डिजिटल करेंसी आप कह लीजिए, उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो होलसेल के बेस पे किया गया है, अभी रिटेल के लिए नहीं किया गया, तो अभी हम लोगों के पास नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर गुड न्यूज़ ये है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द ही या हो सकता है आने वाले महीनों में ही रिटेल के लिए भी जो है हम इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर देंगे। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि बहुत जल्दी क्रिप्टो करेंसी जैसी ये जो डिजिटल करेंसी है ये हमें मिलने वाली है, आखिर ये है क्या? यानी कि अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो डिजिटल रुपया है क्या? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, मैंने आपको भी क्या कहा, क्रिप्टो करेंसी जैसी। देखिए ये क्रिप्टो करेंसी जैसी सिर्फ एक ही बात पर है कि क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है, और ये जो डिजिटल करेंसी होगी ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित रहेगी। लेकिन इसके अलावा इनमें और कोई समानताएं नहीं होने वाली है। बकायदा हम इसको पढ़ेंगे कि डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है, और ये कॉन्सेप्ट, ये जो डिफरेंस है, इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो समझेंगे कि आरबीआई द्वारा 1 नवंबर से डिजिटल करेंसी को होलसेल के लिए लॉन्च कर दिया गया है। दूसरी बात समझेंगे कि डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया होता क्या है। तीसरी बात समझेंगे कि इसके लाभ क्या है, फायदे क्या है, आरबीआई की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। चौथी बात समझेंगे कि डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से अलग कैसे है। और पांचवी बात समझेंगे कि क्या सिर्फ भारत ही इस लेवल पर काम कर रहा है या कुछ अन्य देशों में भी इसको लेकर काम चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह समाचार पत्रों के साथ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो न्यूज दी हुई है उसमें बोला गया है कि सीबीडीसी विल ट्रांसफॉर्म द वे ऑफ डूइंग बिजनेस। सीबीडीसी माने क्या? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको सीबीडीसी बोला जा रहा है। जब भी किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाती है तो उसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी देखिए बोला जाता है। अगर वो आरबीआई ने की है तो आरबीआई की डिजिटल करेंसी हो जाएगी। यदि किसी अन्य देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा ऐसा किया जाता है तो ये उसकी करेंसी मानी जाएगी। यहाँ पर देखिए, ये जो है डूइंग बिजनेस का जो एक तरीका है उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। और ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा है ई रूपी की लॉन्च पर। दूसरी न्यूज देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि आरबीआई ने लॉन्च कर दिया है फर्स्ट पायलट ऑफ डिजिटल रुपी टुडे, एंड हियर इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्रिप्टो करेंसी। मैंने आपको क्या बताया कि जब डिजिटल करेंसी हम पढ़ेंगे तो बेसिक क्वेश्चन यही बनता है कि क्रिप्टो करेंसी से अलग कैसे है। क्योंकि देखिए, क्रिप्टो करेंसी भी आपके पास वर्चुअली आपके वॉलेट में ही होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। डिजिटल करेंसी का भी कोई फिजिकल स्वरूप नहीं होगा कॉइन्स या नोट की तरह, इसका भी एक जो है वर्चुअल स्वरूप होगा। ये आपके वॉलेट में या बैंक अकाउंट में दिखाई देगी, जेब को गर्म करने का काम ये नहीं करेगी। और ये देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये भी आधारित होगी, लेकिन फिर भी इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 1 नवंबर से जो बड़े सौदे हैं उनमें इस्तेमाल होने वाला डिजिटल रुपया जो है लॉन्च किया गया है। बड़े सौदे मतलब होलसेल लेवल पर, यहाँ पर रिटेल की बात नहीं हो रही है। इसीलिए इसको जो है आप कह सकते हैं डिजिटल करेंसी डब्ल्यू कहा जा रहा है, और डिजिटल करेंसी आर यानी कि डिजिटल करेंसी जो रिटेल होगी उसको आने वाले टाइम में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल देखिए पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं टेस्ट के बेस पे, प्रयोग के बेस पे जो है इसको लॉन्च किया गया है। और देखिए देश के अभी कुल 9 बैंक ऐसे हैं जो इसमें फिलहाल पेमेंट या सेटलमेंट कर पाएंगे। यानी कि आरबीआई ने क्या किया, एक टेस्ट करने के लिए फिलहाल इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। इसमें भी उन्होंने क्या किया है, कुछ 9 बैंक चुने हैं जो इस तरह का सेटलमेंट कर पाएंगे। कौन कौन से वो 9 बैंक है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो देखिए,
सबसे पहला तो जो हमारा सरकारी बैंक है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद दूसरा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड एचएसबीसी। ये कुछ बैंक हैं जिनको इसके अंदर जो है शामिल किया गया है। थोड़ी सी बात करते हैं कि किस इवेंट में जो है गवर्नर ने इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। तो देखिए इस इवेंट का जो नाम था वो बेसिकली था फिबैक, या आप बोल सकते हैं FIBAC। दरअसल ये जो फिबैक है ये एक एनुअल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस है, यानी कि हर साल होने वाली एक कॉन्फ्रेंस है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करी जाती है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है अब ये। तो देखिए जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि जो फिक्की है, और दूसरा जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है यानी कि IBA है, इनके द्वारा एनुअली ये जो एक बैंकिंग कॉन्फ्रेंस है ये आयोजित की जाती है। इसी कॉन्फ्रेंस के तहत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे उनके द्वारा ये डिजिटल करेंसी का जो प्रोजेक्ट है, जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पायलट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, इसको लॉन्च किया गया है। और बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि ये एक क्या होने वाला है, एक लैंडमार्क मूवमेंट होने वाला है इन द हिस्ट्री ऑफ करेंसी इन आवर कंट्री। देखिए अगर करेंसी के इतिहास की बात करें तो शुरुआत में हमारे यहाँ क्या होता था, एक बार्टर सिस्टम होता था। आपके पास टमाटर है, मेरे पास प्याज है, पैसा किसी के पास नहीं है क्योंकि पैसे का कॉन्सेप्ट आया नहीं है। आप मुझे अपने प्याज दे दीजिए, मैं आपको अपने टमाटर दे दूंगी, और इस तरीके से एक बार्टर सिस्टम चलता था। लेकिन धीरे धीरे एक्चुअली क्या होने लगा, एक समस्या होने लगी, कैसे पता चले कि कितनी प्याज के बदले कितना टमाटर देना चाहिए। क्योंकि कई बार हो सकता है ना किसी, अब 4 टमाटर के बदले मान लीजिए मैं आपको 4 जो है एप्पल दे दूं, तो वो समान है कि नहीं है, या फिर 4 टमाटर के बदले 2 एप्पल दूं। तो थोड़ी सी जब इस तरह की समस्या होने लगी तो एक इवोल्यूशन हुआ और कॉइन सिस्टम जो है हमारे यहाँ आ गया। आहत मुद्राएं, आपने हिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा। मुद्राओं के बाद जो है डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स में जो है हमने करेंसीज को देखा है, और एक बहुत लंबे समय तक, मुगल काल तक आप बात करेंगे तो कॉइन का जो सिस्टम था इस पर बेसिकली हमारी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। इन कॉइन सिस्टम में बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, उस कॉइन पर जितनी कीमत लिखी है वो तो होगी, मान लीजिए 1 रुपया या 5 रुपया, वो जो कॉइन जिस धातु से बना होता था उस धातु का भी मूल्य होता था, इंट्रिंसिक वैल्यू उसको हम कहते हैं। धीरे धीरे जैसे अर्थव्यवस्था इवॉल्व हुई है करेंसी को लेकर, जो है काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए, तो आज के टाइम पे जो एक फिजिकल करेंसी जिसे हम नोट बोलते हैं वो इवॉल्व हुआ। नोट में देखिए इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, ये कोई सोना चांदी तांबे का तो बना नहीं है, लेकिन इस पे क्या लिखा है, इस पे एक वचन लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूँ। ये जो बेसिकली इस पे वचन लिखा गया है यही इसको जो आप कह सकते हैं वैल्यू देता है। साइन किसके हैं, तो आपकी जो सेंट्रल बैंक की एक अथॉरिटी होती है उसके साइन होते हैं इस पे। और आप कह सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है, जो कि किसी भी सॉवरेन कंट्री की एक सबसे बड़ी संस्था है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो उसकी तरफ से आपको वचन दिया गया है कि ये अगर नोट आपके पास है तो हम इस बात का आपको वचन देते हैं कि इतने पैसे हम आपको देंगे। ठीक है, तो कॉइन में एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी बिकॉज ऑफ उसकी मेटल की वजह से। नोट में वैसा नहीं होता था, नोट में बेसिकली उसको जो उसकी वैल्यू है वो बेसिकली इस कंट्री की सॉवरेनिटी से, उस कंट्री की अथॉरिटी से मिलती है, ये था। अब इवॉल्व होते होते आप फिजिकल करेंसी पर आए, कॉइन से आप जो है नोट पर आए, अब आप फिजिकल करेंसी से डिजिटल करेंसी पर चले गए। इसके बीच में आपने डिजिटल पेमेंट भी किया है कि आपने क्या किया है, पैसों का फिजिकली भौतिक रूप से लेन देन ही खत्म कर दिया। जैसे यूपीआई के माध्यम से आज आप दिल्ली में कुछ भी जो है खरीद सकते हैं, एवरीवन हैज अ QR कोड, राइट, तो उसको आप स्कैन करते हैं, पेमेंट करते थे। डिजिटल पेमेंट के कॉन्सेप्ट आई, लेकिन डिजिटल पेमेंट के बैक में भी एक फिजिकल जो है आपके पास करेंसी होती थी, राइट। आपने कभी अकाउंट में अपने पैसा जमा किया होगा, वो जो है एक फिजिकल करेंसी के रूप में भी आप निकाल सकते थे। अब बेसिकली डिजिटल करेंसी आ गई है, जो पैसे को रखने का ही एक तरीका है, पैसा ही है, बस तरीका क्या है, डिजिटली है। उसको आप फिजिकली नहीं छू पाएंगे, वो आपके खाते में होता है। लेकिन क्योंकि इसको सेंट्रल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो फिजिकल करेंसी से आपको इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे वॉलेट में 1 लाख जो है डिजिटल करेंसी पड़ी हुई है, बट मुझे 50,000 रुपए कैश चाहिए किसी कारण से, मैं अपनी डिजिटल करेंसी आपको जो है ट्रांसफर कर सकती हूँ, बदले में आप मुझे कैश दे सकते हैं। वो ऐसे ही काम करेगा जैसे अभी वाली करेंसी काम करती है, ठीक बात है। तो ऐसा जो है हमें यहाँ से पता चलता है।
वापस जाते हैं अपनी स्लाइड पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि होलसेल लेवल पर हमने ये जो डिजिटल रुपया लॉन्च किया है, इसका जो अभी इस्तेमाल होगा वो सरकारी सिक्योरिटीज या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड कह लीजिए, उनकी खरीद बिक्री का जो निपटारा होता है उसके लिए किया जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हमारे यहाँ G-Sec भी बोलते हैं, ठीक बात है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो निपटारा होता है बेसिकली वो कैसे होता है, T+1 के अनुसार होता है। यानी कि अगर मैंने आज जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची है तो एक दिन बाद मेरे खाते में उसका पैसा आ जाता है, ऐसे सेटलमेंट होती है। लेकिन अब ये डिजिटल करेंसी जब आ गई है तो ये बेसिकली T+0 की तरह काम करेगा। अगर मैंने आज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची है तो आज ही जो है मेरे पास डिजिटल करेंसी के रूप में पैसा आ जाएगा। और इसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो है आरबीआई ने क्रिएट किया है, क्योंकि ये पायलट बेस पे है, टेस्ट के बेस पे हर कोई इस पे सेटलमेंट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो बड़े बड़े लेन देन होंगे वो भी उन 9 बैंकों के जरिए जिनका नाम मैंने आपको दिखाया था, उन्हीं को ये सुविधा दी गई है। सही बात है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, हमने समझ लिया। चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई ने साथ ही ये भी कहा है कि रिटेल ट्रांजैक्शन, जो छोटे छोटे लेन देन होते हैं, उनके लिए भी डिजिटल रुपए को हम जो है लॉन्च करेंगे, लेकिन ये भी पायलट बेसिस पे होगा, यानी कि इसको भी टेस्ट के बेस पे ही करेंगे। अगर ये टेस्ट की केस स्टडी सक्सेसफुल रहती है तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि पूरी इंडिया के पास एक डिजिटल करेंसी उसके वॉलेट में हो, राइट। तो ये हमने इतना यहाँ पे जाना। कौन कौन से बैंक शामिल हैं ये हमने देख लिया है, किस कॉन्फ्रेंस में जो है इसको लॉन्च किया गया है ये हमने देख लिया है। अब सबसे पहला और बेसिक मुद्दा आता है, ये डिजिटल रुपया है क्या। एक थोड़ी सी कॉन्सेप्ट तो आपकी बनी गई होगी। देखिए, ये मुद्रा का क्या है, कागज रहित रूप है, या फिर आप मैं कहूँ ज्यादा एक्यूरेटली तो ये मुद्रा का एक फिजिकल यानी कि भौतिक रूप नहीं है, ठीक है। ये पैसा रखने का एक तरीका है, वो तरीका कैसा है, वो तरीका डिजिटल है, राइट। जैसे आपके कई बार डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी फिजिकल कॉपी आपके पास हो ही ना, वो सिर्फ डिजिटली आपके पास हो, है ना। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि उस फिजिकल कॉपी की आप शायद भौतिक कॉपी भी निकाल सकते हैं प्रिंट आउट वगैरह लेकर, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बस डिजिटली आपके पास होता है। और क्योंकि इसको केंद्रीय बैंक की करेंसी के रूप में जारी किया जाता है, इसीलिए इसको CBDC कहते हैं। जिस देश का केंद्रीय बैंक इसे जारी करता है उस देश की मान्यता इस करेंसी को हासिल होती है, राइट। इसीलिए एक लीगल टेंडर होता है इस करेंसी को, क्योंकि सरकार की मान्यता हासिल है कि कुछ नहीं होगा तो गवर्नमेंट आपको जो है आपका पैसा देगी, तो ये एक लीगल टेंडर है, इसके पास एक संप्रभुता जो है गवर्नमेंट की वो हासिल होती है। यहाँ पे आप देखेंगे आजादी का अमृत महोत्सव, इसको केंद्रीय बजट 2022-23 में बेसिकली लॉन्च किया गया था। दरअसल जब सरकार ने ये कहा कि हम क्रिप्टो करेंसीज को तो लीगल नहीं करेंगे इंडिया में आने वाले टाइम में, तब इस टाइम पे काफी विचार विमर्श हुआ और पता चला बाकी के बहुत सारी कंट्रीज भी, जिसमें चीन भी इंक्लूडेड है, वो डिजिटल करेंसी लाने की ओर काफी अच्छे प्रयास कर रही है। तो फिर इंडिया में भी जो है थिंक टैंक के रूप में काफी चीजें सोची समझी गई, और फिर जो हमारा बजट आया था रिसेंटली, उसमें सरकार ने घोषणा कर दी थी कि हम एक डिजिटल करेंसी लेकर आएंगे। तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो ब्लॉकचेन और कुछ अन्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डिजिटल रुपये लेकर आएगा। अधिक प्रभावी और सस्ती करेंसी प्रबंधन प्रणाली इससे बनेगी। इस बात का क्या मतलब है हम लास्ट में समझेंगे। और डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सा इसका एक रिजल्ट है, ठीक बात है। जो केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा होती है उसको बेसिकली क्या है, वो एक डिजिटली जारी की जाने वाली कानूनी निविदा, एक लीगल टेंडर है। मैंने आपको बताया कागजी मुद्रा के लिए भी डिजिटल रुपए का आप आदान प्रदान कर सकेंगे, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये आपके अकाउंट में दिखाई देगी और केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में भी ये शामिल होती है और उस देश की सॉवरेन करेंसी में बदला जा सकता है। मैंने आपको क्या बताया, नोट पे क्या लिखा रहता है, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, राइट। तो ये जो बेसिकली डिजिटल करेंसी है, इसको भी देखिए जो रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट है उस पर देनदारी के रूप में दिखाया जाएगा। भाई जितनी भी करेंसी मार्केट में सर्कुलेशन में है उस हर करेंसी पे वचन लिखा गया है, यानी कि वो सारा का सारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे क्या है, एक लायबिलिटी है ना, एक उनकी देनदारी है। ये जो डिजिटल करेंसी होगी ये भी सेम उसी तरीके से काम करेगी, ये भी रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट में रहेगी, ठीक बात है।
नोट की तरह होंगे डिजिटल रुपए, बिल्कुल सेम जो नोट से काम करते हैं वही काम इससे भी करेंगे। इसको भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम का एक जो महत्वपूर्ण कड़ी है यूपीआई, उससे जोड़ा जाएगा, ताकि जैसे पेटीएम, फोन पे, इस तरह के जो वॉलेट है इनसे हम इनका लेन देन कर सके। फिजिकल करेंसी की तरह ये भी डिनोमिनेशन में निकलेंगे, जैसे 10, 20, 50, 100, 500, 2000, ठीक है, इस तरह के डिनोमिनेशन में इनको रखा जाएगा। एक व्यक्ति कितना डिजिटल रुपया रख सकता है, हो सकता है इस पर कोई सीमा, कोई लिमिट जो है सरकार या बैंक की तरफ से रखी जाए। आने वाले टाइम में ये हमें पता चलेगा। अभी जैसे फिजिकल करेंसी को लेके आज सच नहीं है, कितना भी आप सफेद और काला धन रख सकते हैं। हाँ, क्या लीगल है क्या इलीगल है ये एक अलग बात है, लेकिन हो सकता है कितनी आप डिजिटल करेंसी रख सकते हैं, इसको लेकर कुछ नियम कानून बनाए जाए। ठीक है, पेमेंट की गोपनीयता बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए, डिजिटल करेंसी को ट्रैक करना थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि फिजिकल करेंसी, बैंक से आपने पैसा निकाला कैश के रूप में, वो कहां से कहां पहुंच गया ट्रैक करना मुश्किल होता है। लेकिन डिजिटल करेंसी का क्योंकि कोई फिजिकल आप कह सकते हैं अस्तित्व ही नहीं होगा, कहां से चली और कहां पहुंची इसको ट्रैक करना थोड़ा सा आसान रहेगा कंपैरेटिवली। ठीक बात है। दो तरह के डिजिटल रुपया होंगे, ऐसा आरबीआई ने हमें बताया है। एक होगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल, दूसरा होगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल। तो अभी जो बेसिकली लॉन्च किया गया है वो होलसेल वाला किया गया है, जो बड़ी रकम के लेन देन के लिए शुरुआत होगा। 1 नवंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। बड़े बड़े जो वित्तीय संस्थान है, जो 9 बैंक थे, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी, और जो दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थान है वो इसमें शामिल है। जब ये वाला पायलट प्रोजेक्ट ठीक ठाक जाएगा तो फिर दूसरे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रिटेल करेंसी के लिए भी बात होगी, जिसका इस्तेमाल लोग जो रोजमर्रा का लेन देन है उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट में सभी आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा, और फिर जैसे तरह के एक्सपीरियंस होंगे उस तरीके से जो है फीचर्स में बदलाव किया जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, डिजिटल होलसेल रूपी और लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ करेंसी रिटेल ई रूपी लॉन्च सून। ये उन्होंने अभी बोल दिया है कि जो रिटेल डिजिटल करेंसी होगी वो जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी। यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं, जिसमें बेसिकली ये बताया गया है कि किस कंट्री के द्वारा किस लेवल पर जो है डिजिटल करेंसी को लेकर बातचीत चल रही है। जैसे एक्टिव वर्किंग ग्रुप की बात करें तो इंडिया अभी तक एक्टिव वर्किंग ग्रुप में आता था, बट अब ये बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट पे लॉन्च कर चुका है, तो इसका स्टेटस बदल जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट पे कहाँ कहाँ हो चुका है, तो देखिए चाइना इसके अंदर आता है, रशिया इसके अंदर आता है, कुछ और कंट्रीज आती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाले जो बहामास कंट्रीज हैं, ये आप देखेंगे बहामास जो कंट्रीज हैं, और जो आपकी कैरेबियन कंट्रीज हैं, ठीक है, इन सब में डिजिटल करेंसी बकायदा जो है आप कह सकते हैं लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, बाकी की जो कुछ आपको स्टेट्स दिख रहे हैं, जैसे ईरान हो गया, इजिप्ट हो गया, ये इंटरेस्टेड है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया को भी आप देखेंगे और जापान को भी आप देखेंगे, तो ये एक्टिवली वर्किंग ग्रुप्स के अंदर जो है आते हैं। ठीक बात है। तो नाउ देखते हैं क्या क्या हो रहा है वर्ल्ड के लेवल पर। स्मॉल कंट्रीज जैसे इक्वाडोर, टूनिशिया और फ्यू जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, और पायलट मोड पे की है। ठीक है, वहां पे भी जैसे चाइना की अगर बात करें तो ये युआन को डिजिटली जो है लॉन्च जल्दी ही कर सकता है, काफी तेज यहाँ पे काम चल रहा है, और बेसिकली इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो काफी अच्छा खासा रहेगा, इस तरह की बात कही जा रही है। और इसके अलावा देखिए इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी एक लीप जो है हो सकता है इसके बाद से। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने आपको चीजें दिखा दी है कि सिर्फ भारत ही नहीं, जो विश्व के अन्य देश हैं वहां पर भी इसको लेकर काम चल रहा है। नाउ कम टू दिस टॉपिक कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहली बात, क्रिप्टो करेंसी एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत काम करती है। इस बात का क्या मतलब हुआ, यानी कि ऊपर कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बैठी हुई है जो उसको रेगुलेट करती हो। डिसेंट्रलाइज है, ओपन है, पब्लिक है। ठीक है, यहाँ पे हर एक के पास जो है उस ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो कंप्यूटर नोड्स के रूप में जुड़े रहते हैं, अगर इन दो के बीच में भी ट्रांजेक्शन होती है और ए बी के बीच में, तो ये जो CDE है इनके पास भी इंफॉर्मेशन रहती है। ये एक विकेंद्रीकृत सिस्टम है, इसको कोई रेगुलेट नहीं करता है। दूसरी बात क्या है, क्योंकि इसके पीछे किसी गवर्नमेंट की सॉवरेनिटी की बैकिंग नहीं है, ना ही इसका कोई इंट्रिंसिक मूल्य है, तो इसकी कीमतों में मार्केट में डिमांड के हिसाब से उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जैसे आज के टाइम पे एक बहुत बड़े बूम के बाद क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यूज नीचे गिर रही हैं।
तीसरी रीजन क्या है कि कोई सरकार या फिर आप कह सकते हैं ने इसको बैकिंग नहीं दी, तो ये लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, कंट्रीज इसको कोई मान्यता दे भी देती है, अधिकतर कंट्रीज ने मान्यता नहीं दी हुई है। तो देखिए क्या यहाँ पे हुआ, पूरी तरीके से विकेंद्रित है, किसी सरकार या बैंक का नियंत्रण नहीं होता, लेखा जोखा वर्चुअल मंच पर सार्वजनिक रहता है, ठीक बात है, और पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होती है, राइट। वहीं अगर इसका बिल्कुल उल्टा कर दे मतलब केंद्रीकृत व्यवस्था के नियंत्रण में रहती है, एक सेंट्रल बैंक रहेगा, एक सरकार रहेगी जो डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करेगी, उसके लिए नियम कानून बनाएगी, उसी के अनुसार आपके मेरे पास ये करेंसी रहेगी। दूसरा क्या है, कानूनी ढांचा बनाया जाता है, लेन देन जो है गुप्त रहता है। देखिए हमारे यहाँ कुछ एक्ट्स बने रहते हैं जो चीजों को रेगुलेट करते हैं, तो डिजिटल करेंसी को भी नोट की परिभाषा में लाने के लिए कुछ कानून वगैरह में चेंज होगा, राइट। ठीक है, दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा लेन देन आपका पब्लिक रहता है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स प्राइवेट रहेंगे। भाई ऐसा तो नहीं ना पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कौन कितने पैसे को इधर उधर कर रहा है, वो तो आपका प्राइवेट रहना चाहिए, तो वो यहाँ पे रहेगा। दूसरा कि इनक्रिप्टेड नहीं होती है, ठीक है, इनकी जो टेक्नोलॉजी होती है इनक्रिप्टेड, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपने याद रखना है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था यहाँ है, यहाँ केंद्रीकृत है, राइट, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इतना आप समझ गए। अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी की खासियत क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए नकदी पर कम निर्भरता हो जाएगी, कैश को देखिए कैरी करना अपने आप में मुश्किल होती है, चोरी हो जाता है, खो जाता है ना। दूसरा क्या है, चेक और बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन का झंझट नहीं रहेगा, जैसे आप सीधे वॉलेट्स वगैरह के माध्यम से डिजिटली ट्रांजेक्शन कर लेते हैं वैसे ही हो जाएगा। नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा, डिजिटल करेंसी को नकली बनाना पॉसिबल नहीं होगा, राइट। पेपर नोट की प्रिंटिंग का खर्चा बचेगा, डिजिटल करेंसी एक बार जारी हो जाएगी, हमेशा बनी रहेगी, नोट पुराने नहीं होंगे, फटेंगे नहीं, है ना, हमारा पेपर बचेगा। सीबीडीसी को डैमेज नहीं किया जा सकता, काले धन भ्रष्टाचार पर लगाम मिलेगी, लेन देन की लागत कम हो जाएगी, रियल टाइम में चीजें हो पाएंगी, और जो इसकी आप कह सकते हैं एक कॉस्ट पड़ती है पैसे को इधर से उधर भेजने की, वो कम हो जाएगी। इसी को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। देखिए नोटों की छपाई करने के लिए कागज भी चाहिए, स्पेशल टाइप की इंक भी चाहिए, उनको स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, सेफ रखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, राइट। दूसरा क्या है, बैंकों की शाखाओं में उनको भेजना है, लॉजिस्टिक का खर्चा है, एटीएम तक पहुंचाना है, ये सारा जो है खर्चा बचेगा। इसके साथ ही नोट जल गया है, कट गया है, फट गया है, भीग गया है, मम्मी लोग होते हैं ना कई बार कपड़े धो देते हैं तो नोट उस जेब में ही रह जाता है, राइट, फिर होता है अरे यार पैसे भीग गए, तो इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी क्योंकि पैसा आपके वॉलेट में रहेगा। अगर देखिए बीते कारोबारी साल की बात करें तो रिजर्व बैंक को लगभग 5,000 करोड़ का खर्चा आया था नोटों को छापने पर। देखिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए प्रिंटिंग कॉस्ट जो है, तो ये पैसा आपका बचेगा, राइट। डिजिटल रुपए का अगर चलन बचेगा तो इस तरह के खर्च में जो है आपको मदद मिलेगी, सेटलमेंट के जोखिम में भी कमी आएगी। पैसे की जब आप सेटलमेंट करते हैं उसमें रिस्क जो रहता है उसमें कमी आएगी। जब अलग अलग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है आप डिजिटल करेंसी जैसी एक चीज दे देंगे तो वो इस पे आधारित नए नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। जैसे जब डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात आई, यूपीआई सरकार लेके आई, तो अलग अलग वॉलेट्स आ गए, अलग अलग तरीके आ गए पैसे को इधर उधर भेजने के, तो आपको नई टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिससे बाद में जो है कस्टमर्स को ही फायदा होगा। विदेशों से अगर पैसा मंगाया जाता है, भेजा जाता है, उसमें जो प्रॉब्लम होती है उस व्यवस्था को भी अगर हम डिजिटली कर देंगे सारा का सारा, तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। तो बेसिकली काफी हैंडी और काफी आप कह सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव और काफी आप कह सकते हैं यूजर फ्रेंडली टाइप की ये जो है सिस्टम होगा ऐसा माना जा रहा है। तो काफी एक अच्छा इसका जो है प्रभाव हमारी व्यवस्था में रहेगा। जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके लिए पैसे को लेना और आगे पैसे को देना ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ये सब रियल टाइम में होगा तो इकोनॉमी में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कस्टमर्स को और ओवरऑल जो आपकी जीडीपी है उसमें आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिजिटल रुपया क्या है ये पूरा का पूरा टॉपिक मुझे उम्मीद आप समझ पाए होंगे। कुछ बेसिक चीजें होती हैं अर्थव्यवस्था की, उनको थोड़ा समझ के रखा कीजिए तो वो हैंडी हो जाती हैं करंट अफेयर समझने में। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।